कहानी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिखाया जाता है, जिनका इस मूवी में कॉब नाम है। हम देखते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पड़े होते हैं, पर तभी कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। साथ ही हम देखते हैं कि वह काफी बूढ़े भी हो चुके हैं। तभी वहां पर कुछ सोल्जर आते हैं जो कि उनकी चेकिंग करते हैं और साथ ही उन्हें एक ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो कि काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था। बेसिकली यह सीन कंप्लीटली आगे का होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। सोल्जर्स कॉब को पकड़कर उस बूढ़े इंसान के सामने लेकर आए थे। उसके पास में से उन्हें दो चीजें मिली थी, एक बंदूक और एक छोटी सी चक्री। तब वहां पर वह बूढ़ा इंसान, जिसका नाम होता है साइतो, वह चक्री को देखकर कहता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान था जो मुझे काफी समय पहले मिला था और उसके पास में भी यह दोनों ही चीजें थी। बातों ही बातों में वह दोनों अपने अंदर के अतीत में चले जाते हैं और फिर यहाँ से यह कहानी पूरी तरीके से इस मूवी के फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर यह बैठकर खाना खा रहा था। वहां पर हम देखते हैं कि साइतो, जो कि अब जवान है, और साथ ही कॉब और उसका एक फ्रेंड आर्थर भी है, वह दोनों भी जवान हैं। वह दोनों साइतो के माइंड से एक इंफॉर्मेशन, एक आइडिया को निकालने की कोशिश करते हैं। वहां पर कॉब बताता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूं जो कि सपनों की चोरी करता है। तब वहां पर साइतो उससे कहते हैं कि अगर आप इस जमाने के अंदर अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तब वहां पर साइतो कहता है कि फिर मैं तुम्हें क्यों ट्रस्ट करूं। तब वहां पर कॉब कहते हैं कि क्योंकि चोर मैं हूं और मैं सबसे शातिर हूं इस अंतर्मन की चोरी में। लेकिन चूंकि साइतो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसे यह पता होता है कि अभी मैं सपने में हूं, इसी वजह से वह कॉब की बातों को समझ जाता है और उसके जाल में नहीं फंसता है। इस वजह से कॉब का वहीं पर प्लान चौपट हो जाता है और इसी के साथ उसका पहला सपना वहीं पर टूट जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वह एक और रूम में होते हैं। तो वापस साइतो कहता है कि यह तो मेरा ही पुराना घर है, यहाँ पर मैं पहले कभी रहा करता था। मगर बातों ही बातों में जब कॉब उससे पूछताछ करने लगता है तो साइतो अचानक जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वह कहता है कि मेरे घर में तो जो नीचे का कालीन था वह मखमल का था, मगर यहाँ पर पॉलिस्टर का है। इसका मतलब यह है कि यह भी अब एक सपना है। तुम अभी भी मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे हो, बताओगे तो मुझसे क्या पाना चाहते हो। और वहां पर इनका यह दूसरा सपना भी टूट जाता है जो कि बेसिकली चल रहा होता है आर्थर के दिमाग में। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी एक टीम है जिसके अंदर है कॉब, आर्थर और नैश, जो कि सपनों के लिए आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट वह होता है जो कि सपनों की दुनिया में वह चीजें बनाता है जो कि सामने वाले क्लाइंट को एकदम उसकी दुनिया की जैसी लगे। मगर दूसरे सपने में भी कामयाब नहीं होने की वजह से वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद में साइतो, जिसके मन के अंदर घुसकर उसके मन के राज चुराना चाहते थे, वह उनके सामने आ जाता है और उनमें से नैश को पकड़कर ले जाता है। तब कॉब वापस साइतो से पूछता है कि आखिर तुम नैश का क्या करोगे। तब वहां पर साइतो कहता है कि उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर तुम अपने दोस्त को छुड़वाना चाहते हो। वहां पर कॉब पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या काम करना पड़ेगा। तब वापस साइतो बताता है कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है, एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम है मॉरिस फिशर, जो कि बेसिकली एक बहुत ही बड़े पावर प्लांट का मालिक है। अगर वह अपने काम में, अपने एजेंडे के साथ में सफल हो गया तो वह इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने अंदर कंट्रोल में रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। मॉरिस फिशर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर। अब मैं चाहता हूं कि तुम उसके दिमाग में एक ऐसा विचार डाल दो जिसकी वजह से वह अपने ही पिता की कंपनी को तोड़ दे, अपने ही पिता की कंपनी को बिखेर दे और फाइनली वह एक नई शुरुआत करे। पहले तो कॉब साइतो की यह बात सुनकर मना कर देता है। वह कहता है कि किसी की भी दिमाग में एक न्यू आइडिया को प्लांट करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी के दिमाग से आइडिया को चुराना इजी होता है, मगर न्यू आइडिया को इंजेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तब वहां पर साइतो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो, अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली कॉब के ऊपर एक केस चलता है। उसके ऊपर जुर्म का आरोप होता है अपनी ही पत्नी के कत्ल का, और यही रीजन था कि वह फ्रांस में और दूसरे देशों में भागता फिर रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन जब उसने यह सुना कि साइतो उसकी मदद कर सकता है वापस अमेरिका में जाने के लिए जहां पर उसके बच्चे रहते हैं, तो वह इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाता है। अभी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब जैसा कि कॉब ने साइतो से अपनी डील कर ली थी तो उसके पास में अब कोई आर्किटेक्ट नहीं था। उसने अब तलाश थी अपने लिए एक अच्छे आर्किटेक्ट की, इसलिए वह जाकर मिलता है अपने ससुर से जिनका नाम होता है माइल्स। वह बेसिकली एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं पेरिस के एक कॉलेज में। कॉब उनसे जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि मेरे काम में मेरा साथ दे सके। तब वहां पर माइल्स उसे अपनी स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है एरियाडने। उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और तब वहां पर कॉब बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि सपनों की दुनिया में मेरे लिए अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और साथ ही कुछ अच्छे नक्शे बना सके। जितना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर होगा हमारा क्लाइंट उसमें उतना ही ज्यादा फंस जाएगा, मगर उसके लिए तुम्हें टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें 2 मिनट में एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा जिसे तुम 1 मिनट में भेद सको। एरियाडने एक नया चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करती है और
फाइनली उसमें पास भी हो जाती है। वह दोनों बातें करते करते एक ऑफिस एरिया में पहुंचते हैं जहां पर कॉब उसे बताता है कि यह दुनिया भी असली नहीं है, तुम अभी भी एक सपने में हो। देखते ही देखते वहां पर ग्लास फूटने लगते हैं, चीजें उड़ने लगती हैं। तब हमें यह पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया होती है जो हमने अपने अंतर्मन से बनाई हो। इन सभी आर्किटेक्चर को देखकर एरियाड भी एक बार ट्राई करती है और वह अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर बनाना शुरू करती है। वह बहुत वैसी जगह बनाने लगती है जहां से वह अभी गुजरा करती थी, जैसे कि कॉलेज के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते थे या फिर घर आने के लिए जिन गलियों से आया करती थी, उन सभी को अपने माइंड की इमेजिनेशन के साथ में मिलाकर वह सपनों की दुनिया तैयार करती है। तब वहां पर कॉब उससे कहता है कि नहीं, कभी भी असली जगह और असली चीजों को अपने माइंड की इमेजिनेशन में मत लाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाओगी। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉल, जो कि कभी कॉब की वाइफ हुआ करती थी, वहां पर आ जाती है, लेकिन अब वो एक भयानक रूप में प्रकट होती है। मॉल एरियाडने को जान से मार देती है और जैसे ही उसे जान से मार दिया, एरियाडने का सपना टूट जाता है और वह अपने आप को एक गैराज में पाती है। वहां पर कॉब उसे बताता है कि तुम अभी तक भी एक सपने में थी। सपनों की दुनिया काफी अलग होती है, जो कि हमारी दुनिया से 20 गुना ज्यादा तेज चलती है। अगर असली दुनिया में 5 मिनट बीते तो वह सपनों की दुनिया में कई घंटे होते हैं। और इस सफर में जाने के लिए हमारी मदद करती है यह मशीन, जो कि बेसिकली मिलिट्री ने अपने काम के लिए बनाई थी, मगर अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगी तो उसका दर्द तुम्हें असली जिंदगी में भी होगा, और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम्हारा सपना, जिसके अंदर तुम अभी लेटी हो, वह सपना भी टूट जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा है तो हमें एक टाइमर का झटका मिलता है, जिससे कि हम वापस से सपनों की दुनिया से इस रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वहीं अटक कर रह जाएंगे। अब इस खतरनाक और साथ ही जोखिम से भरे काम को अंजाम देने के लिए कॉब को अभी एक बहुत ही बड़ी टीम की जरूरत थी। इसके अंदर अब वह शामिल करता है ईम्स को, जो कि बेसिकली एक काफी अच्छा बहरूपिया होता है। वह लोगों के रूप लेने में काफी माहिर होता है। और उसके बाद में कॉब मिलता है एक जड़ी बूटी वैज्ञानिक से, जिसका नाम होता है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवा बनाने में काफी माहिर होता है। जब यह सब सहमत हो जाते हैं तो यह सब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यह धीरे धीरे उन सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में होने वाला होता है। तो कॉब बताता है कि अगर हमें इस बड़े काम को अंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें सपनों के 3 लेवल बनाने होंगे। अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। तब वहां पर कॉब प्लान बनाता है कि हमें इस रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंसान को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा। इस वजह से हमें सपनों के लेवल 1 में पूरा 1 हफ्ता मिलेगा, और अगर हम उसे 1 हफ्ते के अंदर अगेन बेहोश करके लोगों को वापस इकट्ठा करके सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें 6 महीने मिलेंगे। और अगर हम सपनों की दुनिया में वापस जाएं और उसे वापस सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें पूरे 10 साल मिलेंगे। और अब जो उनका टारगेट होता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट फिशर, जो कि बेसिकली युवा उम्र का और मॉरिस फिशर का बेटा होता है, उनका प्लान यह होता है कि वह पहले लेवल में रॉबर्ट के माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वह अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। दूसरा लेवल, यह सपने का जो दूसरा पहलू होगा, उसके अंदर रॉबर्ट के दिमाग में डालेंगे कि वह खुद कुछ करके दिखाने का प्रयास करे, कि वह अपने पिताजी से बेहतर बनने की कोशिश करेगा और खुद कुछ बनाकर दिखाएगा। तीसरे लेवल में उसे यह विश्वास दिला दिया जाएगा उसके पिताजी की तरफ से कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी किया है वह सब कुछ बेकार हुआ है। अगर मेरी तरह बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब यह सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद में पूरी टीम लेवल 1 के लिए तैयार होती है और इसी के साथ वे फिशर के अंतर्मन में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बड़ा इंसान होता है। उसे भी अंतर्मन की चोरी के बारे में ऑलरेडी पता होता है, इसलिए वहां पर फिशर के कुछ सिपाही ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि कॉब की टीम पर गोलीबारी कर देते हैं। इसी गोलीबारी के अंदर साइतो को गोली लग जाती है। तब टीम के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि साइतो को यहीं पर गोली मार दो ताकि वह वापस असली जिंदगी के अंदर जाग जाए। तब वहां पर कॉब कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सपनों का जूस काफी हैवी दिया गया है, अगर हमने इसे अभी जान से मारा तो यह सपनों की दुनिया में अटक जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसलिए हमें अब वापस से सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइतो का दर्द थोड़ा कम होगा। बाद में सभी डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से हम सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे। वहां से वे फिशर को बेहोश करके एक वैन में डाल देते हैं और वापस वैन के अंदर यूसुफ गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है। सभी उस मशीन के साथ में कनेक्ट होकर सपनों के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब ईम्स का काम होता है। वह ब्राउनिंग बनकर रॉबर्ट के मन को जीतता है ताकि वह अपने मन के राज बताए और साथ ही उनका काम आसान हो जाए। एक तरफ सपनों की दुनिया में वह उसकी मदद कर रहे होते हैं, यह बताते हैं कि हम आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं और हम आपके मन के अंतर्मन की चोरों से बचाने के लिए, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी ओर यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है, जबकि लेवल 1 के अंतर्मन के रक्षक उन्हें गोलीबारी से परेशान कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कॉब के द्वारा रॉबर्ट को बताया जाता है कि तुम्हारे पिता यह सोचते हैं कि तुम उनके धन दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं हो। वह यह चाहते हैं
हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद कुछ करो, तुम खुद को अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम इस काम में शिखर को छू सको। इस काम में ईम्स की मदद करता है, जो कि बेसिकली ब्राउनिंग के रूप में फिशर के सामने आया होता है। अब धीरे धीरे फिशर को यह पता चलता है कि यह ब्राउनिंग ही है जो कि मेरे पिता के साथ गद्दारी करना चाहता है। उसको रोकने के लिए अब वह ब्राउनिंग के दिमाग में जाते हैं। नॉर्मली वह सभी आर्थर के दिमाग के सपनों में होते हैं, लेकिन वहां पर कॉब फिशर को यह विश्वास दिलाता है कि हम दूसरे लेवल के अंदर तुम्हारे मन में थे और अभी हम तीसरे लेवल के अंदर ब्राउनिंग के दिमाग में जा रहे हैं। हम ब्राउनिंग के अंतर्मन के सपनों में जा रहे हैं, जहां पर हम यह पता लगा सकें कि आखिर ब्राउनिंग तुम्हारे पिता की संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि वह सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा घर भी होता है, मगर वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है। साथ ही साथ उन्हें सिग्नल भी मिल चुका होता है कि थर्ड लेवल के अंदर आपके पास में सिर्फ 1 घंटा है, जो कि सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग 5 मिनट है और फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग यानी रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ ही सेकंड्स हैं। अब यहाँ पर वह लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो सो रहे हैं, मगर यहाँ पर उनके पास में सिर्फ 1 घंटा है अपने काम को अंजाम देने के लिए। अगर उन्हें टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वह एक एक लेवल में झटका देना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनका प्लान अगेन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अगर वह अमेरिका पहुंच गए तो कॉब को पूरी तरीके से खतरा हो जाएगा, क्योंकि वह इस फ्लाइट में थे जो बेसिकली कैलिफोर्निया की फ्लाइट थी। कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर आता है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अमेरिका की पुलिस कॉब को पकड़ लेगी उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। अब अचानक एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है कि फिशर के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है। वह इसके अंदर एक कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर कॉब की पत्नी यानी कि मॉल वहां पर पहुंच जाती है। वह फिशर को गोली मार देती है, जिससे कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। साथ ही फिशर अब सेकंड लेवल में उठ नहीं सकता, क्योंकि उसे हैवी डोज दिया गया होता है दवाई का। अगर वह जाग भी गया तो वह कोमा में चला जाएगा दूसरे लेवल में हमेशा के लिए। यहाँ पर अब मैं फाइनली आपको मॉल का बैक स्टोरी बता देता हूँ इस मूवी में, जो कि बेसिकली यहाँ पर कॉब की वाइफ बनी हुई है। शुरुआती दौर में जब कॉब और मॉल सपनों की दुनिया में जाया करते थे तो उन्हें वहां पर काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वह सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी बिगाड़ सकते थे। उन दोनों ने आपस में यह वादा किया था कि हम दोनों साथ में बूढ़े होंगे। यह सपनों की दुनिया उन्हें इतनी रास आने लगी थी कि अब वह इस दुनिया को अपना सच मान चुके थे। वह इस दुनिया में बार बार जाते हैं और लगातार जाने की वजह से वह सपनों में सपने और सपनों में सपने देखते जाते हैं। इस काम में वह इतनी आगे निकल जाते हैं कि वह सच्चाई को ही भूल जाते हैं। यह पता ही नहीं चलता कि आखिर वह किस दुनिया में है। इस मूवी की शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था कि कॉब के पास में बेसिकली एक छोटी सी चक्री होती है, जिसे घुमाने पर यह पता चलता है कि यह दुनिया एक सपना है या फिर असली दुनिया। यह बेसिकली चक्री एक्चुअल में मॉल की ही होती थी। वह दोनों अपने सपनों की दुनिया में करीब 50 साल बिताते हैं। जब वह वापस अपने सपनों की दुनिया से जागते हैं तब कॉब को यह पता होता है कि हम रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, मगर तब वहां पर मॉल को विश्वास नहीं होता कि हम अभी भी इस रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपनों की दुनिया से जागने के लिए हमें अपनी जान लेनी पड़ती है। इसी वजह से मॉल बार बार कॉब से कहती है कि हम असली दुनिया में नहीं है, हमें जागना है। अब मुझे असली दुनिया में पहुंचने के लिए अपनी जान लेनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, क्योंकि हमें काफी समय हो गया, एक बहुत ही लंबा अरसा हो गया है अपने बच्चों से मिले हुए। कॉब के मुताबिक वे रियल वर्ल्ड में थे, मगर मॉल के मुताबिक वो अभी भी उस सपनों की दुनिया में थीं जहां से उन्हें जागना था। इसी वजह से वह अपने अंदर एक प्लान बनाती है और वह जाकर एक होटल की छत से कूद जाती है। वह एक लेटर पीछे छोड़ जाती है कि मुझे मेरा पति जान से मारना चाहता है। उस लेटर की वजह से पुलिस कॉब को पकड़ने के लिए आती है। फाइनली वहां पर कॉब के वकील उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास में एक मौका है यहाँ से भाग जाने का। अगर तुम अब इस देश से निकल गए तो पुलिस तुम्हें यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगी। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अब यह कहानी में ट्विस्ट ये है कि मॉल जो कि मर चुकी है बेसिकली, वह अभी भी जिंदा है कॉब की यादों में। हमेशा जब भी कॉब कोई सपना देखता है वहां पर मॉल की यादें उसे सताने लगती हैं। मॉल उसे खींचने लगती है अपनी तरफ, उससे मजबूर करती है उसकी जान लेने के लिए, ताकि वह भी सपनों की दुनिया में हमेशा उसके साथ में रहे। हालांकि कॉब भी यही चाहता था। वह चाहता था कि उसकी सपनों की दुनिया में मॉल हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि वह आज तक यह स्वीकार नहीं पाया था कि मॉल की मौत उसकी खुद की वजह से नहीं बल्कि मॉल की वजह से हुई। यही रीजन था कि वह आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया था। अब जैसा कि सपनों के लेवल 3 में फिशर को गोली लग चुकी होती है, वह मरने ही वाला होता है। उससे पहले कॉब एक और प्लान बनाता है। वह यह प्लान बनाता है कि वह सपनों के चौथे लेवल में जाएंगे और वहां जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देंगे, जिससे कि फिशर की चौथे लेवल में मौत हो जाएगी और साथ ही वह तीसरे लेवल में जाग जाएगा। मगर इस काम को पूरी तरीके से होने में काफी मुश्किलें भी हैं। चौथे लेवल में भी मॉल वहां पर आएगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर कॉब का काम खत्म हो गया तो वह अपने इस काम को अंजाम देकर वापस अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। मगर मॉल ऐसा नहीं चाहती थी। मॉल चाहती थी कि कॉब हमेशा के लिए उसकी सपनों की दुनिया में कैद हो जाए। आर्थर और एरियाड ने दोनों मिलकर पहुंचते हैं सपनों के चौथे लेवल में और सीधा पहुंचते हैं मॉल के पास में। मॉल जो कि अपनी पुरानी ही सपनों की दुनिया में एक घर में बैठी होती है, उन दोनों को पता होता है कि फिशर अब मॉल के
पास है। वहां पर जाकर वे फिशर को ऊपर से धक्का देते हैं, जिसकी वजह से चौथे लेवल में फिशर की मौत हो जाती है। इसकी वजह से वह तीसरे लेवल में जाग जाता है। वहां से रॉबर्ट फिर अपने पिता के पास में जाता है, जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके होते हैं। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। अब यहाँ पर मॉरिस अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैं निराश इसी बात पर था कि तुम मेरे जैसा नहीं बन पा रहे थे। यह सुनते ही अब रॉबर्ट के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ जाती है। फाइनली रॉबर्ट के अंतर्मन में यह बात फिट हो जाती है। वह समझ जाता है कि उसके डैडी यह चाहते हैं कि मैं अपने आप का कुछ काम करूं, मैं ऐसा कुछ करूं जो सब कुछ मेरे बलबूते पर हो। वह फाइनली डिसाइड करता है कि अब वह खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। इसी के साथ लेवल 3 का सपना खत्म होता है। वह एक एक करके टूटने लगता है और सपने के साथ में बाकी सभी लोग जो सपने के अंदर थे वह एक एक करके जागने लगते हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉब और साथ ही साइतो उसी थर्ड लेवल के सपने के अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ पर यह इसलिए होता है क्योंकि थर्ड लेवल तक आते आते साइतो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वह अपने झटके से सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता और इसी वजह से वह सपनों के थर्ड लेवल में अटक जाता है। यह बात कॉब को काफी अच्छे तरीके से मालूम थी। यह प्लेन जल्दी ही कैलिफोर्निया में लैंड होने वाला था। अगर साइतो ने उसका साथ नहीं दिया तो कैलिफोर्निया में जो पुलिस होगी वह कॉब को पकड़कर उसके पत्नी के कत्ल के इल्जाम में उसे जेल में डाल देगी। इसलिए कॉब का साइतो के साथ में रियल वर्ल्ड के अंदर उठना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वह साइतो ही था जो सारे इल्जाम को खत्म करके कॉब को एक नई जिंदगी दिला सकता था। अब कॉब भी अपने सपनों की दुनिया के चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर सारी चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि अब साइतो अपने तीसरे लेवल के अंदर न जाने कहां पर होता है। मगर फिर भी काफी तलाश के बाद में फाइनली कॉब को साइतो मिल जाता है। यह वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। यह वही साइतो होता है जो अपने लेवल 3 के सपनों में काफी सालों से जी रहा होता है। जब कॉब ये सारी बातें इस साइतो के सामने रिपीट करता है तो दोनों को अपनी सारी यादें आने लगती हैं। फाइनली दोनों अपने आप को जान से मारकर वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी जवानी में फिर उठ खड़े होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हकीकत यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर अभी तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे ही बीते होते हैं, जबकि उन्होंने सपनों की दुनिया में करीब 50 साल से ऊपर का समय बिता दिया होता है। अब जो होने वाला था वो सबके लिए एक नई शुरुआत थी। इसी के साथ में अब साइतो पुलिस को कॉल लगाता है और कॉब पर लगे इल्जामों को माफ करवा देता है। तब जाकर फाइनली कॉब अपनी फैमिली से वापस मिलता है, जहां पर उसके 2 प्यारे बच्चे होते हैं। इस मूवी की एंडिंग को लेकर हमेशा से लोगों के मन में यह कंफ्यूजन रहता था कि यह मूवी की एंडिंग आखिर किस तरीके से हुई, क्या यह सपने में हुई है या फिर यह एक रियल वर्ल्ड में हुई है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो फाइनल एंडिंग होती है यह बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड में होती है। इसके पीछे का प्रूफ है वह चक्री, क्योंकि जब भी कॉब अपने सपने में उस चक्री को घुमाया करता था तो वह हमेशा से पूरी की पूरी घूमती रहती, कभी गिरती नहीं थी। लेकिन इस बार जब उसने उस चक्री को घुमाया तो वह लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद में इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इससे हमें यह समझने को मिलता है कि अभी जहां पर कॉब जी रहा है वह कोई सपनों की दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया है। इसी के साथ में यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।